Okay, are you guys ready? हर हर महादेव मित्रों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल हमने खत्म किया था लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड पार्टनर गोइंग आउट। बोलो हाँ या ना। आज हम जाने वाले हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। पूछो क्या? टुडे टुडे हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड क्या बोले एक बार उसे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक काम करो ना, कल जो अपन ने पूरा चार्ट लिया था वो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, एक बार खुद रीड करके देखो। जो भी कल मैंने लिखवा के दिया था एक बार रीड कर लो। थोड़ा सा पीछे जाता है वो एक बार रीड हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, मेनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, एडमिशन और रिमूवल ऑफ द पार्टनर, दोनों एक बार रीड कर लो। गो फॉर इट फास्ट। डन, चलो फिनिश इट ऑफ फर्स्ट। डन एवरीबॉडी। नाउ टेक अ न्यू पेज और हेडिंग डालिएगा ऊपर
रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म लिखिएगा। ठीक है, साथ साथ में ड्रॉ कीजिएगा मेरे। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को गाइज हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के लिए द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा पार्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, हाँ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या लिखवा जो से नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन वैसे ही समझ में आएंगे। पहले हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की फर्म को कैसे रजिस्टर करते हैं। आर यू गाइस रेडी बच्चों? चल, सबसे पहले जो पार्टनर्स है उन्होंने आरओसी को कुछ डाटा फेंक के मारना चाहिए, और इसे लेने का फेंक के मारने का जोर से लगना चाहिए, सुजाइलाच पाहिजे। अरे फेंक के मारा तो सिर ऐसे फूटना चाहिए। ठीक है, सो आरओसी को कुछ डाटा फेंक के मारना है। पूछो कौन सा? सबसे पहले फेंक के मारो, आपने फर्म का क्या नामकरण किया है? नेम ऑफ द फर्म। नामकरण करना मतलब नामकरण रखना। ठीक है, फिर फर्म कौन से टाइप का बिजनेस कर रहा है? बिजनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म कौन से जगह पे कांड कर रहा है। फिर कितना कैपिटल पार्टनर्स ने लाया, तो पार्टनर के डिटेल्स पहले, तो पार्टनर्स एंड देयर डिटेल्स, पार्टनर्स का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर उसके बाद में कितना कैपिटल लाया पार्टनर्स ने। लाइबिलिटी तो वैसे भी अनलिमिटेड है, बोलो हाँ है ना, एक्सेट्रा, और आपको जो डिटेल सही लगते हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे और आपको थोड़ा भी कंपनी के बारे में ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी के 6-7 क्लॉजेस है। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर सब्सक्राइबर्स क्लॉज, फिर उसके बाद में कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया, फिर लाइबिलिटी बचता है। लाइबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है अनलिमिटेड है। एंड देन नॉमिनेशन क्लॉज, अब फर्म में नॉमिनेशन होता नहीं है। ये सब चीजें लेके जाइए और फेंक के मारिए रजिस्ट्रार को। इसको फेंक के मारे रजिस्ट्रार। अब मैं आरओसी नहीं लिख रहा हूं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बिकॉज वी आर रजिस्टरिंग द फर्म नॉट द एलएलपी। सो एक इसको फेंक के मारना है रजिस्ट्रार, और मैडम ये ड्रॉ करना है साथ में, हाँ। सो एक इसको फेंक के मारना है रजिस्ट्रार, और फिर रजिस्ट्रार आपको फेंक के मारेगा। आपने उसको कुछ फेंक के मारा, वो आपको कुछ फेंक के मारेगा। क्या फेंक के मारेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन नहीं, इनकॉर्पोरेशन कंपनी का होता है। सर्टिफिकेट ऑफ क्या लिख बाजू से? रजिस्ट्रेशन। इज इट वेरी क्लियर? नॉर्मली ये कितने दिन में होता है? नॉर्मली 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। समझ में आया पक्का? लास्ट बेंच क्लियर है सबको? पक्का बोलो हाँ या ना। अब ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने फर्म रजिस्टर नहीं किया तो उसे कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या हमारी लग जाएगी? सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एनीवन कैन टेल मी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? क्या?
सीधा सू करने के लिए चल जाओ तुम, उसके पहले कुछ होगा जीवन में, आ जाओ। देयर विल बी नो लीगल आइडेंटिटी, देयर विल बी नो लीगल आइडेंटिटी ऑफ फर्म, फर्म का कोई भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होगा। बोलो हाँ है ना बच्चों। तो पॉइंट नंबर 8 फर्म कैन नेवर स्यू, फर्म कभी भी सू नहीं कर सकता। फर्म कैन नेवर स्यू थर्ड पार्टीज, फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर कभी भी स्यू नहीं कर सकता। बट थर्ड पार्टीज कैन स्यू, कैन क्या एक बार उसे स्यू द फर्म, दैट मीन्स थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकता है। कैन स्यू द क्या एक बार उसे फर्म। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पूछो क्या। पार्टनर कैन नॉट स्यू ईच अदर, पार्टनर एक दूसरे के ऊपर पार्टनर एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते केस। केस समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना। पर अगर फर्म रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो फर्म कैन स्यू थर्ड पर्सन एंड पार्टनर कैन स्यू ईच अदर। सब तरफ केस ही केस, नालायक। समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना? बुझे? बस इतना सा ही चार्ट है, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। समझ लगा सगळ्यांना? एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? चलो तो ये बात याद रखना फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केवल एक बार फर्म, इसके ऊपर सवाल पूछे गए। हाँ बच्चों चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन बच्चों व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन? मैंने ये समझाया था क्या तुम्हें? जहां तक मेरे को याद है मैंने तुमको समझाया था आईआरएफ में, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जब मैंने आईबीबीआई को समझाया था, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तब मैंने बोला था इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, बैंकरप्सी में क्या फर्क है? कुछ याद आया क्या? व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? बोलो क्या डिसोल्यूशन का मतलब? जैसे कोई इंसान की मृत्यु होती है भक्तगणों, अगर कभी किसी जीवन के विपदा में अगर किसी इंसान की हो जाती है मृत्यु, शादी नहीं, वैसे दोनों एक ही बात है, बट अगर जीवन का किसी विपदा में अगर किसी इंसान की हो जाती है, क्या बोलो एक बार, मृत्यु। उसी प्रकार जब कोई कृत्रिम पर्सन होता है, कृत्रिम इंसान, तो कृत्रिम इंसान की जब हो जाती है मृत्यु तो उसे डिसोल्यूशन कहा। मैडम कृत्रिम इंसान की मृत्यु, जब किसी कृत्रिम इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? डिसोल्यूशन। सिंपल सी बात है, अ डेथ ऑफ अ आर्टिफिशियल पर्सन इज अ डिसोल्यूशन। जैसे इंडिविजुअल मरने के बाद खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं। वैसे आर्टिफिशियल पर्सन डिसोल्यूशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो पहले डिसोल्यूशन का मीनिंग लिखे, पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 1 ना कीजिए, पहले मीनिंग पैराग्राफ फॉर्म में लिखे, हेडिंग्स को हमें पॉइंट नंबर 1 देना है। तो लिखिएगा, हेडिंग है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसके अंदर पैराग्राफ फॉर्म में डिसोल्यूशन मीन्स discontinuation
डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जूरल रिलेशन, JURL, जूरल मतलब लीगल, disconnection of jural relation existing between the partners of the firm. Jural relation between all the partners of the firm. लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर 2. अच्छा, पॉइंट नहीं है ना? हाँ, उसी में कंटिन्यू करो फिर पैराग्राफ फॉर्म में ही, उसी के बाद फुल स्टॉप करके. Whenever there is admission or retirement of any partner, when there is admission or retirement of any partner, when there is admission or retirement of any partner, the relation between such a partners and others, the relation between such a partners and others, relation between such a partner and others are dissolved. Such a partners and others are dissolved, and firm also loses, its legal identity. Firm also loses its legal identity. Continue उसी में. The remaining partner can resolve. The remaining partners can resolve to continue without the remaining partners can resolve to continue without the retiring partner to avoid dissolution. To avoid केवल एक बार dissolution. Full stop. Following are the reasons. उसी में continue. Following are the reasons for dissolution of the firm. Following are the reasons for dissolution of the firm. Dissolution of the firm. मेरे को लगता है आज ही खत्म हो जाएगा ये. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. आ जाओ. डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. व्हाट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट? सब पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अभी आगे कंटिन्यू करने का नहीं. ठीक है. दूसरा पॉइंट नंबर 2, adjudication of any of the partner, adjudication of any of the partner, adjudication of any of the partner as insolvent, as insolvent. Adjudication of any of the partner as insolvent. लिखा सबने? मुझे 1 सेकंड दोगे प्लीज? एक अर्जेंट कॉल करना है मुझे, मतलब 2-3 बार मिस कॉल आ गया. I'll just come. ठीक है, हो गया, फाइन. चल नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट. अच्छा, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका एडजुडिकेशन से भी फर्म डिसॉल्व हो सकता है. नेक्स्ट वन, व्हेन अ बिजनेस ऑफ द फर्म, थर्ड पॉइंट, द बिजनेस ऑफ द फर्म, थर्ड पॉइंट, द बिजनेस ऑफ द फर्म
becomes unlawful. The business of the firm becomes unlawful. Business of the firm becomes unlawful. For example, महाराष्ट्र में तुम्हारी गुटखा बनाने की फैक्ट्री थी. बोलो जुबा केसरी. बोलो. महाराष्ट्र में तुम्हारी गुटखा बनाने की फैक्ट्री थी. एकदम से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गुटखा बनाना लीगली बैन है. इलीगली बना सकते हो. इलीगली चलता है ना महाराष्ट्र में. तो ऐसे सिचुएशन में लीगली क्या तुम ये पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट. इट इज एज गुड एज ऐसा माना जाएगा कि तुम मर्डर करने की सुपारी लेने की फर्म को रजिस्टर कर रहे हो. कैन यू डू दिस? नहीं. इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. एग्जाम्पल लिखो, गुटखा फैक्ट्री. एग्जाम्पल लिखना है तो लिखो गुटखा फैक्ट्री. लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट. Subject to agreement between the partners. Subject to agreement between the partners. Dissolution after. Subject to agreement between the partners. Dissolution after. Dissolution after. Completion of time. Dissolution after completion of time. Comma venture, completion of time, comma venture, comma death of the partner, death of the partner, comma insolvency, comma insolvency, etc. नेक्स्ट पॉइंट. क्या हमने पार्टनरशिप एट विल सुना है? उसमें एक हाथ पार्टनर नोटिस देके रिटायर हो जाते हैं तो फर्म चलेगी या डिसॉल्व हो जाएगी? डिसॉल्व. तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट. इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, partner can give a notice of dissolution. In case of partnership at will, partner can give a notice of dissolution. Partner can give a notice of dissolution. Next point. अब ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, इमीडिएटली समझ में आएंगे. इफ पार्टनर बिकम अनसाउंड, पार्टनर बिकम अनसाउंड, next point, partner becomes incapable, partner becomes incapable, partner become incapable. Next point, misconduct of business, misconduct of business. Next point, breach of agreement, breach of agreement. Sale of a share by partner to other, sale of a shares, share मतलब share of partnership, sale of a share by one partner to other, or order of court, or order of court. नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं ना अपन, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. बोला ना मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख लो करके. क्या कंटिन्यू लिखे क्या? बहुत बढ़िया. कितने हुए टोटल सब पॉइंट्स? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन. अब ये देखा बहुत बार है, रिपीट रिपीट रिपीट. लिख लो. पर मुझे एक बात बताओ, डिसोल्यूशन होने के बाद में ओल्ड एक्ट के लिए पार्टनर लायबल रहेंगे क्या? आज बोलोगे? क्या फर्म खत्म होने के बावजूद भी ओल्ड एक्ट के लिए पार्टनर लायबल रहेंगे क्या? ऐसे डर के क्यों बोल रहे हो? 1000 बार देख लिया जीवन में अपन ने इसको. क्या रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड एक्ट के लिए लायबल होता है क्या? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड एक्ट के लिए लायबल रहेंगे क्या? सब ये सब देखा हुआ है. ठीक है, तो लिखना कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन. पॉइंट नंबर 1,
पब्लिक नोटिस, हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस। उसमें पॉइंट है, इवन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, even in case of dissolution, even in case of dissolution, partner are liable, even in case of dissolution, partners are liable till they give the public notice, till they give the public notice. ठीक है, पॉइंट नंबर बी, however there are some exceptions, however there are some exceptions, however there are some exceptions, which means which means there will be no liability for subsequent acts, there will be no liability for subsequent acts, however there are exceptions, which means there are no liability for subsequent act even if public notice is not given, मतलब पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो भी आपको कोई लाइबिलिटी नहीं है, even if public notice are not given, public notice is not given. Point number A, point सब point 1 रोमन, सब point 1 रोमन। मुझे बताओ, डिसीज, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है क्या? आंसर ही नहीं दे रहे आज आप। पार्टनर मरने के बाद पब्लिक नोटिस देना पड़ता है क्या? क्या नोटिस दोगे, पार्टनर मर गया, या मरने के बाद पार्टनर नीचे आकर नोटिस देगा? अरे बोलो, रिटायर होता है, मेजॉरिटी अटेन करता है तो पब्लिक नोटिस देना है, एडमिशन कर रहा है तो पब्लिक नोटिस देना है, और डेथ के लिए लगता है क्या? नहीं। तो मरने के बाद डिसीज पार्टनर का स्टेट क्या स्टिल लाइबल रहेगा क्या? नहीं, जिस दिन डेथ हुआ वहां से लाइबिलिटी खत्म। हमने डिसीज में ये लिखा हुआ है, डिसीज के लिए हम पब्लिक नोटिस का वेट करते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पॉइंट 1 में लिखना, स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर is not liable, state of deceased partner is not liable for any further acts. State of deceased partner is not liable for any further acts. Point number सब point 2, मुझे तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में नोटिस देना पड़ता है क्या? हाँ या ना? मुझे बताओ, नहीं भी दिया तो क्या उखाड़ लोगे? वैसे भी पैसा नहीं उसके पास, जितना स्टेट है वही है, तो आप नोटिस नहीं भी दोगे तो भी उतना आना है, दोगे तो भी उतना ही आना है। अरे बोलो ना हाँ या ना? तो इंसॉल्वेंसी में भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो लिखना, एन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर सी, एनी एक्टिविटी विद डॉर्मेंट पार्टनर। सी मतलब सॉरी, सबसे पॉइंट 3, माय मिस्टेक, सबसे पॉइंट 3, एनी एक्टिविटी विद डॉर्मेंट पार्टनर, एनी एक्टिविटी फॉर विथ डॉर्मेंट पार्टनर। व्हाट डू यू मीन बाय एनी एक्टिविटी विद डॉर्मेंट पार्टनर? डॉर्मेंट पार्टनर के साथ कुछ भी करो, पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्यों? पता ही नहीं हो पार्टनर ही किसी को, डॉर्मेंट है ना। अरे बोलो ना हाँ या ना? पता ही नहीं है ना किसी को पार्टनर है करके। जब पता ही नहीं हो पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस किस बात का? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक नोटिस दिए बगैर भी आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। नेक्स्ट वन, अब अगला हेडिंग पॉइंट नंबर 2, ए बी भी नहीं, सीधा पॉइंट नंबर 2,
लिखना, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप। क्या फर्क है? क्या फर्क है इन बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप? डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप में क्या फर्क है? डिसोल्यूशन में डेथ हो जाता है, वाइंडिंग अप में हम असेट लाइबिलिटीज वगैरह लिक्विडेट करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो लिखना पॉइंट नंबर ए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, on dissolution of the firm, the partner or his representative, the partner or his representative have right against the others, have right against the others sub point 1 to apply the property and funds of the firm, to apply the property and funds of the firm, to apply the property and funds of the firm, to pay the debts, to pay the debts, sub point 1 था ये, to apply the property and funds of the firm to pay the debts, sub point 2, sub point 2, any surplus remaining after the same, any surplus remaining after the same, sub point 2, any surplus remaining after the same shall be distributed among the partners, shall be distributed among the partners in agreed ratio, in agreed ratio. Any surplus amount to distributed among the partners in agreed ratio. लिख लिया सबने? अच्छा, मुझे बताओ, डिसोल्यूशन के बाद भी कुछ फॉर्मेलिटी होगी जो खत्म करनी पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रार को कंप्लीट खत्म करना है, सर्टिफिकेट्स खत्म करने हैं, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा ना। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स विल स्टिल रिमेन, उसके अंदर पॉइंट ए, द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स विल स्टिल रिमेन, the authority of the partners will still remain, the authority of the partners will still remain। कब तक अथॉरिटी रहेगा पार्टनर के पास डिसोल्यूशन के बाद? जब तक असेट लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाता। बोलो हाँ या ना, मतलब जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, will still remain till winding up of the firm, the authority of the partners will still remain till winding up of the firm। Point number B, the authority will also continue for, the authority will also continue for unfinished or pending transaction, authority will also continue for unfinished or pending transactions of the past, unfinished or pending transactions of the past। अनफिनिश्ड और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द, क्या बोले एक बार उसे, पास्ट। लिख लिया बच्चों सबने? जोर से बोलो सुनो। फिर उसके बाद में ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 4, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद भी असेट खत्म हो गई, लाइबिलिटी पे ऑफ करते करते असेट, बोलो
लाइबिलिटी पे ऑफ करते करते असेट बोलो। तो बची हुई लाइबिलिटी के लिए पार्टनर कौन से रेशियो में लाइबल रहेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से इसमें प्रॉफिट शेयरिंग? ये एग्जांपल देख लो, मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से, फिर लिखिएगा। Losses including deficiencies of the capital are to be paid first out of the profit, then out of capital, lastly the partners individually in proportion in which they were entitled to share of profit. For example, XY were partners sharing profit and losses equally. X मिला, X. On taking a partnership account, it transpired that contribution of 6,600 to the capital of the firm and Y only 400 रुपए. The asset amounted to 2,000. The deficiency 6,600 plus 400 minus 2,000, 5,000 would have been shared equally by Y and X estate. ऐसा नहीं जिस कैपिटल कंट्रीब्यूशन में पैसा आया था उस रेशियो में आपकी असेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अरे समझा क्या? सबको समझा क्या? लास्ट बेंचेस क्लियर है क्या? तो लिखेगा नीचे पॉइंट नंबर ए, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल डेट, आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल डेट, after repayment of all debt, the surplus asset, after repayment of all debt, the surplus asset should be shared, surplus asset should be shared among the partners, first as per capital contribution, first as per capital contribution, first as per capital contribution till its repayment, first as per capital contribution till its repayment, and then super surplus, and then super surplus shall be shared, super surplus shall be shared in कौन सा रेशियो? सुपर सरप्लस shall be shared in profit sharing ratio, super surplus shall be shared in profit sharing ratio. लिवल का बोलो हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली। व्हाट इज पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन? पार्टनर ने अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया आफ्टर डिसोल्यूशन, वो पार्टनर का या फर्म को देना है? पार्टनर खुद रख सकता है? पक्का? ऐसा कोई केस जिसमें फर्म को देना पड़ेगा? अगर पास्ट में कोई एक्टिविटी हो उससे रिलेटेड हो सकता है? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा? बी नहीं, 5 बी कैंसल। पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन, any personal profit earned by partners, any personal profit earned by partners, any personal profit earned by partners after dissolution, any personal profit earned by partners after dissolution but before winding up, after dissolution but before क्या एक बार उसे winding up, after dissolution but before क्या है? winding up, be contributed to the fund, shall be contributed to the firm shall be contributed to the firm
if earned through previous acts, or property of the firm, earned through previous acts or property of the firm. लिख लिया सबने? उसी में ये पॉइंट ए किया क्या आपने? ए किया है क्या? तो पॉइंट बी करो. However, any profit earned after dissolution and winding up of the property, however, any profit earned after dissolution or winding up of the property अब डिसोल्यूशन भी हो गया, वाइंड अप भी हो गया, प्रॉपर्टी का सब खत्म हो गया. अब ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का. द पार्टनर कैन कीप इट फॉर पर्सनल यूज. द पार्टनर कैन कीप इट फॉर पर्सनल यूज. डन एवरीबॉडी? यहां डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है खत्म. डन एवरीबॉडी? अच्छा, इसके पहले हमने गुडविल के बारे में लिखा है क्या? बोलो हाँ है ना? वापस लिखने की इच्छा है? अच्छा, पब्लिक नोटिस के बारे में हमने सिर्फ सुना है, कैसे देना है ये नहीं लिखा है. तो नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए मोड ऑफ पब्लिक नोटिस. अब पता सब कुछ है हमको, इट जस्ट दैट आंसर राइटिंग पॉइंट चाहिए, दैट्स इट. ठीक है? मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस लास्ट है, ये खत्म चैप्टर, कुछ नहीं बचा इसके बाद. लिखना, कोई किसी का नाना नहीं. पॉइंट नंबर 1 मेन हेडिंग है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 आएगा. whenever the public notice is required, it should be published in official gazette. It should be published in official gazette of registrar. Official gazette of registrar. It should be published in official gazette of registrar. ये इधर ऑफिशियल गैजेट ऑफ रजिस्ट्रार. ऑफिशियल गैजेट मतलब राज्यपत्र. ठीक है? जैसे आरओसी का, रजिस्ट्रार का पब्लिकेशन, मैगजीन जिसको कह सकते हैं, या न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार का. ऑफिशियल गैजेट ऑफ रजिस्ट्रार एंड एटलीस्ट इन वन वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर. And at least in one vernacular newspaper. Vernacular मतलब local language. At least in one vernacular newspaper मतलब local language newspaper. Circulating in the same district. Circulating in the same district. We'll stop. Point number 2. Point number 2. In case of registered firm, the notice shall also be given to registrar. In case of registered firm, the notice shall also be given to the registrar. Registrar, full stop. Point number 3, the public notice shall be given. Point number 3, the public notice shall be given for following cases. For following cases. Point number A, retirement or expulsion of the partner. Retirement or expulsion of the partner. Retirement or expulsion of the partner. Point number B,
dissolution of the firm, point number C, attaining the majority and continuation in the firm, attaining the majority and continuation or retirement लिखना, continuation or retirement from the firm, attaining the majority and continuation or retirement from the firm, full stop, full stop. इतनी चीजों के लिए आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. इज इट वेरी क्लियर? इसी के साथ पब्लिक नोटिस भी होता है खत्म, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंस, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंसेस. और डिफरेंस में अभी नहीं बता सकता क्योंकि हमारा एलएलपी और कंपनीज एक्ट बाकी है. एक्सेप्ट फॉर डिफरेंसेस हमने पूरा पार्टनरशिप एक्ट लिख लिया है. अगर आप देखोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपना 150-200 पेजेस का कंटेंट हो गया होगा, लिख लिख के तीनों चैप्टर का. हाँ है ना? एक बात आपने याद रखना है, आपने पढ़ते वक्त सिर्फ रजिस्टर को पढ़ना है. मैं इसमें मॉड्यूल का, मेरे नोट्स का, सब चीजों का सार मेनली मॉड्यूल की लैंग्वेज मेंटेन करते हुए दिया है. ठीक है? आप बाकी कोई भी चीज पढ़ने जाओगे आपकी वाट लगेगी. जस्ट रिमेंबर, बाकी कोई भी चीज पढ़ोगे आपकी वाट लगेगी. कंटेंट वाइज भी वो प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस है. ठीक है? मेरी मॉड्यूल का भी कवरेज है, आईसीआई के नोट्स का भी, आईसीआई के मॉड्यूल का कवरेज है, मेरे नोट्स का कवरेज है, सब कुछ है उसमें. इसको आप सिर्फ टॉपअप करो आंसर राइटिंग्स के साथ में तो आपका काम खत्म हो जाएगा. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नॉर्मली अगर आप कभी इसके पहले ये इशू फेस कर रहे हो, कहां से पढ़ना, कितना पढ़ना, वो इशू ही खत्म है इस बार. ठीक है? जितना दिया है उतना पढ़िए. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो. तो इसी के साथ आपका पार्टनरशिप एक्ट भी होता है खत्म. अब बेसिकली इसके बाद क्या पढ़ाने का है, दैट इज अ क्वेश्चनेबल. नहीं, इसके बाद प्रोबेबली आपका बैच जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा. ठीक है? इंटर के साथ जैसे तुम्हारा एडी आरजी का बैच होता है ना, तो इसके बाद शायद ऊपर शिफ्ट होगा कंपनी एलएलपी के लिए. ठीक है? पर डोंट वरी, आरजी सर जैसा मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा. ठीक है? आई विल बी देयर. और कंपनीज और एलएलपी भी अपन लिख के ही पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम सिचुएशन. ठीक है? तो अब मेरे को सिर्फ एक बार ये देखना है कि इसके बाद फिर मैं पढ़ाऊं क्या, क्योंकि अब जो भी टॉपिक डिपेंड है. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंबाइन, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल एंड स्पेशल, जो भी चारों नई चीजें आई है न्यू सिलेबस में, जितनी भी चीजें आई है वो सबकी सब नहीं है ना. हाँ है ना? अभी जो ओल्ड में जैसी की वैसी थी वो तो सबकी सब हो गई हमारी. तो जो चारों नई चीजें हैं वो एक साथ पढ़ानी है. दैट इज अ थिंग. ठीक है? क्या हुआ? किसकी स्टोरी? जी यस सर. आवाज क्वेरी. इंसॉल्वेंसी के टाइम मैंने अभी बोला पार्टनर्स को इंसॉल्वेंसी के टाइम पे बेसिक रिटायरमेंट होता है. और दूसरी बात, पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए कोई फायदा नहीं है. आपने पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया तो भी आपकी एसेट उतनी है, दिया तो भी आपकी एसेट उतनी है. एक और रीजन है इंसॉल्वेंसी के वक्त नोटिस के लिए मना किया है, मना नहीं किया एक्चुअली, देने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी में एडजुडिकेशन कोर्ट के ऑर्डर से होता है, जो कोर्ट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली पब्लिक नोटिस में ही आता है. तो जब कोर्ट का ऑर्डर ही पब्लिक नोटिस में आ रहा है तो तुमको सेपरेटली बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है. समझ में आ रहा है? कोर्ट पहले ऑर्डर रजिस्ट्रार को भेजेगा, रजिस्ट्रार उसको ऑफिशियल गैजेट में डालेगा, बात वही खत्म हो जाएगी. इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया पक्का? और कोई दिक्कत? ओके, सो यहां पार्टनरशिप खत्म होता है. मंडे से ऐसा है नहीं कि खत्म हो गया तो मैं आपका लेक्चर नहीं लूंगा. मंडे से मैं आपका स्टिल लेक्चर लूंगा. पर मंडे से व्हाट आई विल डू कि मैं पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, अब देखो कल तुम्हारा सोगा और कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट हो जाएगा तो वो हाथ में आ जाएगा. मंडे से ना मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन आंसर राइटिंग खत्म कर दूंगा तुम्हारा, ये मंडे से. ठीक है? मेरे ही टाइम में. एनीवेज मेरे को मिलना है और छुट्टी मेरे को देनी नहीं है, तुम आलसी हो जाओगे. ठीक है? तो 2:30 बजे से लेकर 4 बजे का जो समय है हम डेली आएंगे और पार्टनरशिप लिख के खत्म करेंगे. ये लेक्चर तुम्हारे साथ में रिकॉर्ड करूंगा फेस टू फेस में, फिर जिन जिन को चाहिए उनको रिकॉर्डेड दे देंगे अपन. इज इट वेरी क्लियर? तो आपका पार्टनरशिप इसी के साथ खत्म, मतलब आपका सोगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप ये मेरे साथ ही पूरा इधर ही एंड हो रहा है. रहेगी बात कंपनीज एलएलपी नेगोशिएबल की, पूरे नए चैप्टर्स की, वो अपन बहुत अच्छे से आगे एंड करेंगे. एनीवेज 20 में तक के तुम मेरे साथ हो. अपना सिलेबस बहुत कंट्रोल में चल रहा है. ठीक है? मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा अपने को कोई समय लगने वाला है. अब मेरा एक रिक्वेस्ट है आज के लिए, कल टेस्ट है.
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और सोगा का प्रिपरेशन करते बैठे अभी, जब तक तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, समय मिला है तो पढ़ते बैठे। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली इतने जल्दी खत्म हो जाएगा आज, मैं भी शॉक हूं कैसे हुआ। एनीवेज, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स पढ़ते बैठिए, कल का टेस्ट पेपर आपके हाथ में आएगा, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। बेसिकली इसके मैं बोलूंगा, जिनको फिर भी बातें करनी और टाइम पास करना है वो सीधा क्लास के बाहर जाके कीजिए। क्लास के अंदर एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली वार्निंग, अगर आपको कोई इस क्लास के अंदर बात करते हुए दिखा अगले 1-1.5 घंटे तक, तो मेरे को सीधा आके ऑफिस में कंप्लेंट करे, मैं इधर ही हूं, या ग्रुप के अंदर मेरे को बोल दिया, पर्सनल मैसेज करे, बंदे को मैं पर्सनली रस्टिकेट करने आ जाऊंगा। ठीक है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पढ़ना है चुपचाप यहां बैठे, खाना पीना है बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बातें ना करे, दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। हाँ, 1-2 लोग डिस्कशन करके अगर पढ़ना चाहते हैं कॉर्नर में किधर तो भी बैठे, सो दैट किसी और को डिस्टर्ब ना हो। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो हाँ या ना। सो टेक योर टाइम एंड स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, इधर कोई मेरे को एक क्लासरूम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको टाइम पास करना है बाहर जाओ, मेरे को तुम्हारे टाइम पास से दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत यह है जो टाइम पास कर रहा है वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, जो पढ़ रहा है उसको। इज इट वेरी क्लियर? स्टार्ट विद इट। चलो आज के लिए काफी करते हैं अपन, जल्दी शुरू करते हैं। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहेगा, 3:30 बजे तक रहेगा, और कल के लेक्चर्स अभी जो 3-4 दिन के हैं उनके लिए मेरे को इंस्ट्रक्शन आया है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट्स मैथ्स का सिलेबस उनको कवर करना है कुछ। ठीक है, और अपना तो हो गया है, अपना आप सिर्फ कॉमन वाले टॉपिक्स बाकी है, वो अपन 20 तारीख से एक साथ लेने वाले हैं। तो कल के सिलेबस के लिए आपको एमटी, कल से शेड्यूल के लिए 3-4 दिन का एमटी सर मैसेज करेंगे ब्रिज बैच के अंदर। ठीक है, देन दे विल टेल कि किस हिसाब से लेना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो होने ही वाला है मॉर्निंग में 2-4 दिन, सो उसका टेंशन मत लो आप। ठीक है, दैट वी विल बी कवरिंग। टाइमिंग सवेरे 10 से 11 एज यूजुअल। क्यों? पेपर है 10 से 11। ए जिंदगी झंड करा ले हमने भी हर झंड को गले से लगाया है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी स्ट्रैटेजी ले लो। स्ट्रैटेजी के लिए मैं तुमसे डायग्राम पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? चलो, हर हर महादेव मित्रों, लेट्स गो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ले रहे हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें CA फाउंडेशन की, CA फाउंडेशन, सबका ध्यान है, टाइम पास ना करे, काम की चीज है, बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दे। CA फाउंडेशन के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल है। पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट है लॉ, तीसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, QA जो भी होगा, एंड देन इकोनॉमिक्स। ओके, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहली बात पूछो क्या? पूरी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसका एक मूल मकसद होना चाहिए। पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, बातें मत करो, बोर्ड पे ध्यान दो। पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक सिंगल मकसद होना चाहिए कि तुम जितना भी प्रिपरेशन करो, हर सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार बना के रखो कि लास्ट 24 आवर्स में रिवाइज करने लायक आपके पास आपका सिलेक्टिव कंटेंट होना चाहिए कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना है। आपका सिलेक्टिव नोट्स होना चाहिए कि मुझे कौन से नोट से रिवाइज करना है, एंड आपका पूरा लास्ट 24 घंटे का टाइम स्केड्यूल डिसाइड होना चाहिए। मेरे दोस्त थे, है मतलब जिंदा है, उसमें से एक बंदा है अतुल हुरकट। अब बेसिकली मैं बोलूं तो 2 एंगल्स पे अगर आप वर्क करो कभी भी अच्छा है। पहला, मार्क्स अच्छे कमाने चाहिए, और दूसरा नॉलेज भी अच्छा चाहिए। अब क्लास में जितना नॉलेज दिया दैट इज फाइन, नाउ यू शुड रन फॉर द मार्क्स। और मैं अगर बात करूं, अतुल हुरकट करके बंदा था, एंड
मैं नागपुर का बंदा था, फाइनल के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन में था, मई 2007 का एग्जाम था उसका, मुझसे फाइनल में 1-1.5 साल पहले। वो बंदे ने, मई या नवंबर 2007 समथिंग, वो बंदे ने नागपुर में खुद रहने के बावजूद घर पे नहीं रहा, घर से दूर 2-5 किलोमीटर के ऊपर, जहां के मेनली सीए के क्लासेस वगैरह नागपुर में होते हैं, वहां पे उसने एक रूम रेंट पे ले ली। और वो रूम में वो एग्जाम के 3 महीने पहले जो घुसा, वो डायरेक्ट एग्जाम के लिए बाहर आया। शाम को सिर्फ एक इवनिंग वॉक लेने के लिए, बॉडी को ठीक रखने के लिए आधा पौन घंटा बाहर घूमता था, बाकी दिन भर उसी रूम में पड़ा रहता। उसके घर वाले उसको टिफिन देते थे तो रूम के बाहर रख के जाते थे। वो जब नवंबर 2007 का एग्जाम दे दिया तो मैं उससे मिला। वो बंदे का टाइम शेड्यूल मिनट्स में लिखा था उसने। मिनट्स में टाइम शेड्यूल बनाया था कि कौन सा चैप्टर कौन से मिनट में कितने मिनट में रिवाइज होना चाहिए, और लास्ट 24 घंटे में कितने मिनट्स उसको कौन कौन सी चीजें, यहां तक कि अगर उसको कोई थियोरेटिकल प्रॉब्लम पढ़ने हैं तो प्रॉब्लम भी कितने मिनट्स तक पढ़ने हैं और कितने प्रॉब्लम पढ़ने हैं, ये भी उसके पास लिखा था। अवर्स छोड़ दो, द पर्सन वॉज ऑन मिनट्स। तुम्हारी डेज के कैलकुलेशन खत्म नहीं हो रहे, अवर्स तो बात की बात, मिनट्स तो मतलब समझ में आ रहा है। जब ऐसा मेहनत किया तो जाके उसने AIR 4 लाया, ऑल ओवर इंडिया 4th रैंक। हालांकि वो और उसकी वाइफ दोनों थ्रू आउट फाउंडेशन इंटर फाइनल रैंकर ही थे, लव मैरिज है दोनों का। पहला एक कपल मैंने जिंदगी में ऐसा देखा है जो तीनों लेवल पे रैंक लाके मग शादी कर लिए। समझ में आ रहा है। और ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा शेड्यूलिंग था उसका। अब अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो आपका इतना हो सके तो बेटर है, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि लास्ट 24 घंटे में आपने क्या पढ़ना है, उसका कंटेंट, नोट्स और टाइम शेड्यूल आपका रेडी होना चाहिए। मतलब समंदर जितने सिलेबस को तुमको क्रंच कर करके एक मग्गे में भरना है, और वही मग्गा लास्ट 24 घंटे में पढ़ना है। अब ये कैसे हो सकता है? कंटेंट कॉम्प्रोमाइज करके तो हो नहीं सकता। यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर दिस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोलना चाहूंगा लॉ सब्जेक्ट के बारे में इटसेल्फ। मैं ही पढ़ा रहा हूं इसलिए, मतलब शायद तुम्हें नहीं पता होगा तो। मैं खुद लॉ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, वो चीज याद रखना। हमारा क्वेश्चन एंड आंसर कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एंड आंसर एक बार पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्मेट में लिख के देखना। क्वेश्चन आंसर एक बार पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्मेट में लिखना। एडिशनल में जो 100 क्वेश्चंस आपके आंसर राइटिंग में करवा रहा हूं, वो तो आप बोनस समझिए, ठीक है। मतलब जो ये ओरिजिनल पूरा क्यूएनए एक बार सॉल्व करने वाले सिर्फ वही लोग इसको बोनस समझिए, अदरवाइज दिस इज योर एसेंशियल नेसेसिटी, है ना। तुमने खुद ही नहीं लिखा तो ये तो तुम्हारा नेसेसिटी बन गया ना, इसलिए मैं वो करवा रहा हूं। पर रादर ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, बच्चे को लॉ में इशू क्या जाता है, बच्चा बोलता है सर मैंने वो लॉ पढ़ा, वो पढ़ा, इतना पढ़ा, जो पढ़ा कि सर पढ़ पढ़ के सर। प्रॉब्लम वही है, तुमने लॉ सिर्फ पढ़ा, तुमने लिखा नहीं। एग्जाम पढ़ने का है, लिखने का है। तो आपको इतने बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ एक बार पूरा क्वेश्चन यार लिखने की जरूरत है। आपको होता है पास होने का हाईवे है, हाईवे एकदम 4 लेन वाला, इस हाईवे के ऊपर सिर्फ दौड़ना है, पर हाईवे लंबा है। हाईवे क्या है? लंबा। हाईवे है, हाईवे लंबा है, दौड़ना है, मेहनत करना है। पर तुम्हारा सिचुएशन क्या होता है? नहीं, ये हाईवे है क्या, मैं इधर घुस के देखूंगा, फिर इधर जाके देखूंगा, फिर इधर इधर आके थोड़ी देर दौड़ूंगा, फिर इधर भागूंगा, फिर इधर आऊंगा, फिर वापस।
तो तुम उससे भी लंबा रास्ता बनाने की कोशिश करते हो बिकॉज यू आर सो क्रिएटिव। बोलो हाँ है ना। तो बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, रास्ता बहुत सिंपल है, हाईवे है। हाईवे बोलता है क्वेश्चन एंड आंसर का, ऑल क्वेश्चन एंड आंसर का राइटिंग करो, चेक करो, ये हाईवे है, ये फाउंडेशन पास होने का रास्ता है। तुम इतने टैलेंटेड हो कि हाईवे से फुटपाथ निकालते हो। अच्छा, हाईवे मोड़ मुड़ा वाला कुछ नहीं है। दिस इज फ्रॉम पॉइंट ए स्टडी टू पॉइंट नंबर बी रिजल्ट, बस इतना स्ट्रेट हाईवे है। अब मुझे बताओ, दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई है तो वो है वन सिंगल स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ हाईवे। बोलो हाँ है ना। पर तुम इतने क्रिएटिव हो कि तुम्हें ऐसा लगता है टीचर के पास में ना कोई तो भी मैजिक पोशन है, मैजिक वॉन्ड है कि वो आबरा का डाबरा कर दे तो तुम्हारा गिली गिली छू हो जाए। बोलो हाँ है ना। तो तुमको ऐसा लगता है टीचर के पास कुछ तो भी खतरनाक इक्वेशन है जो टीचर हमसे शेयर नहीं कर रहा, इसके पास है पर ये दे नहीं रहा। बोलो हाँ है ना। ये हमें पास करवा सकता है पर ये हमको पास करवा, इसके मन में ही नहीं है हमें पास करना। फिर तुम मेरे पास आओगे एग्जाम के 15 दिन पहले, सर प्लीज टेल मी द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ सेक्शंस, प्लीज टेल मी द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सर कुछ तो आईएमपी दे दो। अच्छा, दर्शन सर ने क्या दिया, लेक्चर पढ़ा दिए, नोट्स बनवा दिए, क्वेश्चन आंसर का आंसर राइटिंग करवा लिया, उसके बाद में अमेंडमेंट वगैरह छोटा मोटा कोई आया वो करवा लिया, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दे दिया, ठीक है। फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि दर्शन सर के पास कुछ तो इंपॉर्टेंट, इस फाउंडेशन का जो पेपर है वो दर्शन सर के पास है। सिर्फ दर्शन सर वो पेपर हमको देना नहीं चाहते, बराबर है। ये मन में आता है तुम्हारे, बोला कि सर को मालूम है कि क्या आने वाला है पेपर में, इट जस्ट दैट कि वो हमको ना टॉर्चर करना चाहते, टेस्ट करना चाहते कि सच में ये बच्चे पढ़े। इसलिए सर दे दो ना पेपर, आपका क्या जा रहा है, एक बार का पेपर दे दो। ठीक है, मैं इस बार एक काम करूंगा, मैं एक पेपर दूंगा, उतना ही पढ़ के जाना कंपल्सरी, वो छोड़ के कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, वही आएगा कंफर्म, वही आएगा। शॉल बिट। तो अब तुम्हारा यह भी तकलीफ है कि दर्शन सर ने पेपर दिया तो उस पेपर के ऊपर भरोसा भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब देखो तुम्हारा सिचुएशन क्या है। तुम्हारा कहना यह है कि दर्शन सर के पास पूरा एक पेपर है जो लिख के हम पास कर सकते हैं, और अगर दर्शन सर ने पेपर पब्लिकली तुम्हें दे दिया तो तुमको उस पेपर के ऊपर भरोसा भी नहीं है। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। आपको तो ये सिचुएशन तब होता है इंसान का जब पढ़ाई नहीं होती। जब क्या नहीं होती, पढ़ाई। मुझे एक बात बताओ सिंपल, तुमने पूरे लॉ का क्वेश्चन एक बार लिख लिया, मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर राइटिंग ज़्यादा वाला 100 क्वेश्चंस कर दिया, तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए करे कि पेपर दर्शन सर निकाल रहा है कोई और निकाल रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज इन 2 पॉइंट्स इज वन सिंगल हाईवे। तुम्हारा तकलीफ क्या है, तुम उसको किधर तो भी शॉर्ट करने जाते हो फुटपाथ पकड़ के, कि नहीं और ये हाईवे तो स्ट्रेट है, बहुत लंबा है, एक काम करता हूं फुटपाथ से जाके देखता हूं। दर्शन सर ने बोला ना क्वेश्चन आंसर लिखने का, लिखूंगा नहीं, मैं रीड करूंगा। अब मैं एक इक्वेशन बोलता हूं, देखना तुम्हारा दिमाग कैसा काम करता है। 1 क्वेश्चन राइटिंग इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन 4 टाइम्स रीडिंग। 4 टाइम्स क्या, एक बार रीडिंग। तो कुछ बच्चों ने भी क्या सोचा पता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं 4 बार सिर्फ पढ़ूंगा। नहीं, मेरे को मालूम है तुम क्या सोचोगे। अभी ये मैंने बोला ना, अभी नहीं सोचा, तुम बाद में कंफर्म सोचोगे एक समय आने के ऊपर। सर ये सोचेंगे बाद में कंफर्म, मैं बता रहा हूं तुमको एक समय आने पे कि जब इनको ये लगेगा लिखना बहुत तकलीफदायक है तो मैं ना एक बार लिखूं ना, मैं 4 बार इसको सिर्फ रीड करूं। पक्का नहीं करोगे, पक्का कंफर्म, बोलो हाँ या ना। तो मेरा एक सिंगल कहना है तुमसे, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना बेटा, पास होने का रास्ता बहुत सिंपल है। पॉइंट ए से पॉइंट बी है, वो है पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना, लिख के चेक करना। सर व्हाट इफ आई राइट 2 क्वेश्चन, रीड 1 क्वेश्चन, फेल। नहीं, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सर व्हाट इफ आई राइट 1 क्वेश्चन एंड रीड 2 क्वेश्चन, डबल फेल।
सर व्हाट इफ आई जस्ट रीड द कंसेप्ट एंड डोंट राइट द क्वेश्चन? पेपर ही देने मत जा, दूसरे पेपर में भी फेल। सर ये तुम्हें नहीं लग रहा कुछ ज्यादा बद्दुआ दे रहे हो? वो बाद में होगा, उससे अच्छा फ्यूचर में पहले ही बोल दूं ना। सहने की जरूरत क्या है, मेरे से सुन लो। मैं प्रेजेंट में रहूं? प्रेजेंट में ये जरूरत है कि तुम्हारा अगले 1-1.5 महीने के बाद पेपर है, चुपचाप चीजें लिखना शुरू करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये इतनी सारी बकवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब बकवास 1 महीने पहले एग्जाम के तुम्हारे दिमाग में कंफर्म आएगी। जब तुम टाइम पास कर चुके होंगे तो तुमको लगेगा यार ये लिखने में क्या सेंस है। दर्शन सर तो बोलते रहते हैं, मेरा दोस्त तो इतना खतरनाक है कि उसने लॉ के सिर्फ 3 चैप्टर पढ़े फिर भी पास हो गया, वो लकी था। तुम हो क्या? बात खत्म। ये समझ के मेहनत करने का कि दुनिया का सबसे बेकार और अनलकी किस्मत वाला आदमी मैं ही है, कि अगर रेस में अकेला भी दौड़ेगा ना तो पीछे से दूसरा आएगा, क्योंकि तुम्हारा लक इतना खराब है कि तुम लास्ट भी नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कि उल्टा रेस कोई काउंट करे, स्लो साइकिलिंग का रेस भी कंसीडर करे, तो भी तुम फर्स्ट नहीं आओगे। सो बेसिकली ये लक फैक्टर मानते। सर तुम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोल रहे हो या बेइज्जती करवा रहे हो? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बेइज्जती के साथ में ईगो हर्ट होता है। ईगो जहां पे डाइल्यूट होता है वहां प्रिपरेशन शुरू होती है। ठीक है? तो ये सब बकवास बातें सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा ईगो 0 पे आए और जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों की तरफ ध्यान दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। हाईवे सिंपल है, क्वेश्चन आंसर लिख के देखना है, और जिन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं है वो कंसेप्ट पढ़ के उसके आंसर राइटिंग पॉइंट बनाने हैं। दैट्स इट। इसके लिए एक काम करो, फॉलो फ्यू स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रीड आंसर राइटिंग पॉइंट्स फ्रॉम रजिस्टर। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो उसके आंसर राइटिंग पॉइंट रजिस्टर से पढ़ लो। ठीक है? आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन रजिस्टर से आंसर राइटिंग पॉइंट पढ़ लिए, समझ में आ गया ये कंसेप्ट पे एक सवाल है, रीड आंसर राइटिंग पॉइंट फ्रॉम रजिस्टर। स्टेप नंबर 2, सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर्मेट। विथ टाइमर, एवरेज 8 मिनट्स। 5 मार्क का सवाल मानते हुए 8 मिनट के टाइमर के साथ में शुरू करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेप नंबर 3, कंपेयर द क्वेश्चन with answer writing points and model answer of question answer module। ठीक है? क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल के मॉडल आंसर और आंसर राइटिंग प्रोविजन आंसर राइटिंग पॉइंट से चेक करवाने का, बाकी आंसर मॉडल आंसर आंसर राइटिंग मॉड्यूल से चेक करने का। स्टेप नंबर 4, मार्क द मिस्टेक्स, मार्क आउट ऑफ लॉजिक, आउट ऑफ लॉजिक कंटेंट, मार्क इंपॉर्टेंट कंटेंट, मार्क स्टार रेटिंग फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए जो भी स्टार रेटिंग है उसको कृपया मार्क कर ले। ठीक है? स्टार रेटिंग फ्रॉम 1 से लेके 5 स्टार तक के जो भी आपको स्टार रेटिंग देना है दे दे। ठीक है? स्टेप नंबर 5, क्रिएट 100 पेजेस बुक। राइट डाउन all adjustments of point number 4 in 100 pages book with reference of question, with reference of क्या एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ में मैडम बातें ना कीजिए, क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ में 100 पेजेस बुक्स के अंदर जितना पोर्शन डिफिकल्ट गया, जितनी चीजें तकलीफदायक गई, वो सब की सब चीजें लिख के रखिए। इससे होगा क्या? स्टेप नंबर 6,
you have all important content, illogical content, illogical content, all necessary adjustments, 4 or 5 star mark questions, etc. at one single place, at one single book of 100 पेजेस। और बस आपने लास्ट 24 घंटे में यही बुक पढ़नी है, या एक दो बार, जितने भी बार। बेटा पानी नहीं पिया ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड के ऊपर ध्यान दे, मर नहीं जाएगा। सो लास्ट जितने भी रिवीजन करो उस ड्यूरेशन में आपने 100 पेजेस के अंदर के बुक के सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेने। आपने ये कर दिया, ये छोड़ के बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मूल मंत्र बस यही है। और अगर आप ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए कर लेते हो, गेम ओवर। सिंपल टेक्निक है। सर पर इसमें टाइम वाइम कितना लगेगा? सर बहुत टाइम लग जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाफ आवर पर क्वेश्चन। लॉ के लिए हाफ आवर केवल एक बार उसे पर क्वेश्चन। डेली अगर तुम 4 सब्जेक्ट के लिए डेली भी पढ़ रहे हो और 3 घंटे भी दिए, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा क्लास चल रहा है, चलो 3 घंटे नहीं तुम 2 घंटे दे रहे हो, लास्ट का 1 महीना तुमने पूरे 3 घंटे भी दिए। सो अभी से लेके 1 महीना 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे दे सकते हो। 8 घंटे 7-8 घंटे पढ़ सकते हो, क्लास छोड़ के बोलो हाँ है ना। 2 घंटे भी तुमने दिए 1 महीने तक, 60 आवर्स, प्लस 3 घंटे दिए लास्ट 1 महीने में, या 4 घंटे दिए डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी, तो 90 आवर्स, टोटल 150 आवर्स के अंदर तुम 300 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बुक में तो 200 से 250 ही है, एडिशनली 100 तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इट इज दैट सिंपल। एंड आधे घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं। 8 मिनट लिखने के लिए, 10 मिनट चेक करने के लिए, 5-10 मिनट उसका पूरा का पूरा सारा 100 पेजेस की बुक में लिखने के लिए। आपने ये कर लिया तो आपको दूसरे तीसरे रिवीजन में बुक उठाने की जरूरत नहीं, सीधा ये 100 पेजेस की बुक उठाने की जरूरत है। सिर्फ ये 100 पेजेस की बुक दूसरे रिवीजन में, पहले रिवीजन में, दूसरे रिवीजन में, लास्ट 24 घंटे में सिर्फ ये 100 पेजेस की बुक पढ़ने का। और इसके अंदर अगर आपने 100 पेजेस में कुछ मार्क करके रखा है कि ये टॉपिक अपने ओरिजिनल कंटेंट से पढ़ना है, तो वो पढ़ने का। अगर आप ऐसा मूव करोगे, सिंपल बात समझिए, जब आप 150 मल्टीप्लाइड बाय 4, 600 घंटे की स्ट्रेटेजी को स्ट्रीमलाइन करके थिसल फनेल में 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 4 सब्जेक्ट के ऊपर लेके आओगे, दैट इज 96 आवर्स के ऊपर। जब आप 600 घंटे की प्रिपरेशन को 96 घंटे की रिवीजन वाली प्रिपरेशन पे लेके आओगे, उस दिन आप पास हो जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर वो 600 घंटे को 96 आवर्स में लाने के लिए ही मशक्कत लगती है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहां से लेके यहां तक का है। और ये प्रिपरेशन में आपको सिर्फ फाउंडेशन नहीं, इंटर पे भी सेम बोलता हूं, फाइनल पे भी सेम बोलता हूं। और बोलना क्या, मैं खुद इससे पास हुआ हूं। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऑल 3 लेवल्स सेम प्रोसेस। सिर्फ फाइनल लेवल पे जब मेरे को अतुल मिला तो मैंने उससे और कुछ टेक्निक्स एब्सॉर्ब कर लिए कि भाई साहब साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसने 1-2 टेस्ट सीरीज दिए थे, मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज दे दिए। उससे मेरे को मेरी गलतियां ज्यादा समझ में आ गई। टेस्ट सीरीज से आपको इंप्रूवमेंट जल्दी समझ में आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ये सिंपल चीज है, ये सिंपल, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट वे टू गेट पास्ट। तुम सिर्फ पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाफ आवर एक क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। 5 मिनट उसके आंसर राइटिंग पॉइंट पढ़ लो, 8-9 मिनट में सवाल सॉल्व कर लो, चलो 10 मिनट में, 15 मिनट उसके चेकिंग के लिए लगा दो। हाफ आवर इज मच मोर देन इनफ फॉर 1 क्वेश्चन। अगर तुम टोटल 150 घंटा भी पढ़ रहे हो तो 300 क्वेश्चन कर रहे हो। बुक में ही 250 क्वेश्चन है, ऊपर जो मेरे साथ 1-1 घंटे में 100 क्वेश्चन करोगे वो अलग। बचा क्या?
यू नो, हमेशा द सिंपलेस्ट थिंग्स आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ जस्ट यू डोंट वांट टू परफॉर्म देम. ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन लेने का है, लिखने का है. अभी शुरू हो जाओ, कल से दिन के 4 क्वेश्चन. इट्स नॉट अबाउट अ मिरेकल मैजिक इन वन सिंगल डे, इट्स अबाउट स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स एवरी डे. डेली 4 सवाल लिखो. अभी ऐसा लगेगा 4 से मेरा क्या हो गया, तुम एक साथ सब कुछ खाने के लिए जाते हो और फिर इनडाइजेशन होता है. फिर 4 दिन बम पढ़ते हो, 5वें दिन है कि बहुत पढ़ लिया, आप तो एंजॉय करूंगा. वो फिर 5वें का 6वां दिन कब होता है, 6वें का 7वां दिन कब होता है, तुम्हें भी पता है. फिर 8वें दिन तुम्हारी पूरी झील उतर जाती है पढ़ने की. अरे अच्छा, बीच में पहले बहुत अच्छा पढ़ रहा था, पता नहीं यार मेरी जिंदगी में क्या हो गया. क्या हुआ नहीं, तूने किया है. कोई बाहर से आके करके नहीं गया तेरी जिंदगी में. क्या हुआ, चुपचाप 2 घंटा लॉ लेने का, 4 क्वेश्चन लिखने का. 2 घंटा लॉ लेने का, 4 क्वेश्चन लिखने का. क्या इस चीज को समझने के लिए कितना, मुझे तो कितना ऐसा आईक्यू लगता है. मोस्ट एवरेज पर्सन, इवन अ डम्ब पर्सन, if just follow the technique, still he get the passing marks. That is for sure. Just follow the procedure, nothing else. सर what if ये 2 घंटे में ना मैंने ना सर कंसेप्ट रट लिया पूरा, और फिर सवाल और क्वेश्चन भी रट लिए, तो सर ओरल एग्जाम देने जाना. और हर जगह ओरल सही नहीं रहता, कुछ राइटिंग में भी देना जरूरी है. समझ में आ रहा है. तो ये चीज को आपने याद रखना. बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन में मत रहना दुनिया जैसा कि लॉ सिर्फ पढ़ के होगा. तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए लॉ में, लॉ लिख के ही होगा. लिखोगे तो पास देखोगे. सिंपल एज दैट. दिस इज वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक. सर पर खतरनाक कुछ तो भी ऐसा शेड्यूल बना के दो ना. बहुत खतरनाक शेड्यूल है. 2 घंटा डेली लॉ के 4 क्वेश्चन लिखने हैं. सर खतरनाक थोड़ी हुआ, मेरे को कुछ तो भी भारी का करने का है. ठीक है, 12 घंटे डेली लॉ के क्वेश्चन लिखने हैं. खतरनाक शेड्यूल. 12 घंटे डेली लॉ के क्वेश्चन लिखने हैं. 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिन 120 आवर्स. ठीक है, और 10 दिन ऐड कर दो 240 आवर्स. अगले 20 दिन तक के 12 घंटे सिर्फ लॉ पढ़ने का है, और लॉ खत्म कर देने का, उसके बाद छूने का भी नहीं है. एंजॉय. नहीं सर इतना खतरनाक नहीं, थोड़ा मीडियम खतरनाक दो. 6 घंटा लॉ पढ़ेगा, 6 घंटा लिखेगा. ठीक है, 40 दिन 6 घंटा लॉ पढ़ के लिखने का है. और बचा हुआ 6 घंटा क्या करेगा, तो बचा 6 घंटा एक और साथ में सब्जेक्ट पढ़ के लिखने का है. नहीं सर इससे थोड़ा कम मीडियम सर, मीडियम में भी थोड़ा लोअर मीडियम सर. मैं तुमको सिंपल बोल रहा हूं. आई एम गिविंग यू द सिंपलेस्ट टेक्निक. यहां से 60 दिन 2 घंटा डेली पहला 1 महीना, 3 घंटा डेली दूसरा महीना. कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ तुमको तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम करने की जरूरत है. इट्स सो सिंपल. 2 घंटा डेली यहां से 30 दिन, 3 घंटा डेली उसके बाद में 1 महीना. इफ यू डू इट, तुम्हारे 300 क्वेश्चन के आसपास होंगे. इफ यू ट्राई टू डू इट एज पर यू, तुम्हें कुछ तो भी भारी का चाहिए, तो देन ट्राई 12 आवर्स एटलीस्ट. उसे मैं भारी का कहता हूं. ये 5-6 घंटे वाली चीजों को भारी का नहीं कहते, इसमें मनोरंजन कहता हूं. और मनोरंजन से एग्जाम पास नहीं हुई जा सकती कि मैं 4 दिन 6 घंटा लॉ पढ़ूंगा, 5वें दिन में 6 घंटा पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स, 6वें घंटा 6 मैं घंटा पढ़ूंगा. दिस इज नाउ हाउ इट इज डन. इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन वन सिंगल डे, इट्स अबाउट मिरेकल्स एवरी डे. छोटे छोटे मिरेकल एवरी डे क्रिएट करो. बूंद बूंद से घट भरता है. ये चीज को सिंपली याद रखो. तुम एक दिन में कुछ तो भी अचीव करने जाओगे, अगर वो गलती से वो दिन का तुम्हारा प्रॉब्लम ये है वो दिन का सेटिस्फैक्शन आया ना, दूसरे दिन तुम सेटिस्फैक्शन में मजे में रह जाते हो. यार कल तो बहुत भारी पढ़ाई हुई, आज तो दिस विल हैपन बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग कंसिस्टेंट मोटिवेशन, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. 2 दिन, और ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं, 2 दिन 2 घंटा लॉ पढ़ो, 2 घंटा मैथ्स पढ़ो, 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ो, 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ो. ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन के लिए हाफ आवर अलॉट कर लो.
इकोनॉमिक्स में थोड़े इक्वेशन अलग हो सकते हैं, पर कंसेप्ट हाफ आवर अलॉट कर लो, उसके जितने एमसीक्यू है वो हाफ आवर में हो जानी चाहिए वो कंसेप्ट के, ऐसा अलॉट करो। मैथ्स में तो प्रॉब्लम सॉल्व ही करना पड़ेगा, अरे बोलो हाँ या ना, अकाउंट्स में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो इफ यू जस्ट डू दैट, हाफ हाफ आवर डेली वन क्वेश्चन, 2-2 घंटा, अरे यहां से लेके एग्जाम तक हर सब्जेक्ट के 300 सवाल होते। मुझे बताओ, सच बताओ, इजंट 300 क्वेश्चन आर इनफ टू मेक यू पास? बोलो हाँ या ना, इजंट 300 क्वेश्चन आर इनफ टू मेक यू पास? एज सिंपल एज दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा हूं? मैं चाहूंगा इन स्टेप्स को लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। क्वेश्चन आंसर इन माय बुक वो आपको सॉल्व करने हैं, क्लास में तो मैं जानबूझ के नए वाले क्रिएट करके दे रहा हूं आपको, जो मेरे क्वेश्चन में है वो। क्या हुआ? चल लिखो फास्ट। Solve the question in exam format with the timer, average 8 minutes. Sure, done. Sure, done, guys.
डन एवरीवन, लिखना हो गया? लिख के नीचे नोट डालिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेगा। पॉइंट नंबर 1, the entire target the entire target of preparation, the entire target of preparation shall be crunching the revision time for detailed content, crunching the revision time for detailed content up to only last 24 hours, Point number 2, a proper notes without compromising on content, proper notes without compromising on content shall be ready for last 24 hours, to be revised, shall be ready for last 24 hours to be revised, and repeat revisions of the same shall be held, to be revised and repeat revisions of the same shall be held. उसी चीज के बार बार आपने रिवीजन करते रहनी चाहिए, रिपीट रिवीजन ऑफ द सेम शॉल बी हेल्ड, ठीक है? जितने कर सकते हो उतने, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, it is not about just finishing a subject, it is not about just finishing the subject in 5 or 10 days, it is more about finishing a content, a small portion every day so as to lead to detailed study, full stop. लिखा सबने? तो फिनिश करना ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, डेली कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज हाउ यू विल बी इन टच विद द सब्जेक्ट, throughout entire revision period, and no specific subject will create a burden, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट बर्डन क्रिएट नहीं कर पाएगा. फुल स्टॉप. लिख लिया गाइस सबने? जोर से बोलो यस और नो?
तो इतने रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपके अगर कुछ क्वेरीज है तो मुझे पूछ लो ड्यूरिंग प्रिपरेशन के। ये तो मैंने आपको एक मूल मंत्र दे दिया, व्हाट मोर यू थिंक कि क्या चाहिए, कुछ सोचा है प्रिपरेशन के लिए? कुछ क्वेश्चन है? कोई नहीं सर, पढ़ाई नहीं तो प्रश्न कैसा, क्वेश्चन ही नहीं है सर कोई, बोलो बोलो सोचो, कोई प्रश्न ही नहीं, वाह वाह बहुत बढ़िया। एक सवाल आना चाहिए सर, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है? ओके अब बताओ, इसको आप ऐसा समझिए, थोड़ा सेंटेंस हिट कर सकता है पर प्यार से समझिएगा। टेस्ट सीरीज ये वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता, टेस्ट सीरीज ये वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। एक बार बोलो, अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको वो देना पड़ेगा जो काउंट होता है। अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको वो देना पड़ेगा जो काउंट होता है। चॉइस इज योर्स, मेरी नहीं तुम्हारी, चॉइस इज योर्स। तो आपने ट्राई करना है कि आपने टेस्ट सीरीज देना है। अब एकत्व में तो टेस्ट सीरीज होता ही है, पर ऐसा कोई मैं टेस्ट सीरीज प्रमोट करने के लिए नहीं आया। सो यू कैन गिव एनी वन टेस्ट सीरीज एनीवेयर, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू शुड गिव टेस्ट सीरीज, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो और लॉ का पेपर सॉल्व कर रहे हो और कभी अगर मैं प्रेस्टीज पॉइंट पे गलती से मिल जाऊं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के वक्त तो मैं इधर उधर रहूंगा पूरा भटकता हुआ, क्योंकि मेरा शेड्यूल खत्म हो जाता है इसलिए, बट मैं प्रेस्टीज पॉइंट वगैरह के ऊपर हूं तो मेरे को पेपर सामने दिखाने लाना, ठीक है, कि ये टेस्ट सीरीज का पेपर था, ये सॉल्व किया, इसके ऊपर इतने मार्क्स आए हैं। तो उसके ऊपर अगर कुछ बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूं तो मैं देने की कोशिश करूंगा। एनीवेज, अगर तुमको टेस्ट सीरीज मेरे को पेपर दिखाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम मेरे साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि डेली के डेली बेसिस पे आपके आंसर्स चेक हो रहे हैं और वो आपको अच्छे से हेल्प करते रहेंगे। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना सर। सर मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूं पर ये जो मेरा शरीर है ना, ये मेरा शरीर सर ये साथ नहीं देता सर, मैं क्या करूं सर, क्या देखूं? नहीं मेरा ठीक है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं कि जो शरीर है सर ये मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या करूं? रीजन ये है तुम तुम्हारे बॉडी को ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से ट्रीट नहीं करते। 6 घंटे से ज्यादा की नींद आनी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आनी नहीं चाहिए। अब एक दूसरे के चेहरे देख लो, कितने घंटे लिखे हुए हैं? 8, 10, 12। कुछ कुछ लोगों की तो सांस चेक करनी पड़ती है कि मर वर गया क्या जिंदगी के अंदर। बोलो हाँ या ना। सर घर वाले मेरी जब तक 2 बार सांस चेक नहीं करते मैं उठती ही नहीं हूं। ओके अब मैं आपको मेंशन करूं, जबरदस्ती, जबरदस्ती बहुत अच्छे से ध्यान देना, जबरदस्ती जागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट शुड बी नेचुरल प्रोसेस एंड बॉडी इज कंपेटेबल फॉर इट। सर क्या मजाक कर रहे हो, हमको तो कभी नहीं लगा। लेट मी टेल यू वन सिंगल थिंग, पूछो क्या? जेनेटिकली ये वो बॉडी है जो लाखों सालों के इवोल्यूशन में जंगल वंगल में रह के खुद को सेफ, जेनेटिकली खुद को सेफ करके यहां तक पहुंची है, इतने इंटेलिजेंस पे। आपको लगता है जो लोग जंगल में रहते थे वो 4-5 घंटे एकदम घोड़े बेच के सोते होंगे, इधर से सांप डस लिया तो? एक सेकंड देना मुझे, मेरे को बैंक से 3 कॉल आ गए हैं, एक आरटीजीएस पेंडिंग है, जस्ट 1 सेकंड होल्ड।
हमारी बात ये चल रही थी, पूछो क्या, कि जेनेटिकली ये बॉडी ऑलरेडी इस तरीके से इवॉल्व है कि भाई साहब ये 5-6 घंटे की नींद के ऊपर काम चला सकती है, नेचुरली जबरदस्ती से नहीं। आप अगले 1-2 हफ्ते में एक प्रयोग कीजिए, जब तक आपकी क्लास चल रही है, आपको समझ में आएगा। शिफ्ट योर 70-80% ऑफ डाइट ऑन रॉ फूड्स। रॉ फूड्स का मतलब क्या होता है? मेनली मैंने जैसे इसके पहले शायद बोला होगा, शिफ्ट टू द स्प्राउट्स, भिगाए हुए ग्राउंड नट्स, फ्रूट्स। डोंट गो फॉर जूसेस, बिकॉज जूसेस की वजह से एकदम शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। जैसे आप 10 संतरे एक साथ खा नहीं सकते, तो 10 संतरों का एक गिलास जूस पी लोगे तुम्हारी लग जाएगी। हाँ, जूसेस पी रहे हो, उसमें वाटरमेलन वगैरह टाइप जूसेस चलेंगे, जो एक्चुअली खुद ही फल बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं वैसे। सो अगर आप ये करते हो कि 70% इफ यू शिफ्ट टू द रॉ फूड, स्प्राउट्स वगैरह खाते हो, ग्राउंडनट्स खाते हो भिगो के, दिन में 2 बार नॉर्मल शॉवर लेते हो रूम टेम्परेचर वाटर से, वैसे भी समर चल रहा है, टेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर आप साथ में नहीं सुनना है बाहर जा, नहीं सुनना है सीधा बाहर जा, जरूरत ही नहीं कोई फालतूगिरी करने की। ये ओवर स्मार्टनेस एक बार घुसा हुआ है ना, दूसरी बार घुसाना है क्या? ये तुम जितना स्मार्टनेस है ना क्लास में मत दिखाया करो, एग्जाम में दिखाया करो, तब मानूंगा मैं तुमको, सीधी बात। वो अगर स्मार्टनेस अगर है तो फिर दिखाओ ना, क्लास में दिखा के क्या फायदा? यहां कौन से किसके शेर बन जाओगे तुम, वहां बन के दिखाओ, वो 1 लाख लोगों में तो कोई सेंस है ना, तो तुम्हारे स्मार्टनेस की तारीफ भी होगी, वरना क्लास में तो बेइज्जती तय है। ठीक है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर आप ये शिफ्ट भी करते हो और दिन का 2 बार शॉवर लेते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से, सबसे आखिरी चीज 30 मिनट्स किसी भी हाल में खुद के बॉडी को एक्सरसाइज करवाना। एक सिंपल चीज है, मैक्सिमम लिथार्जी तुम्हारे जनरेशन में इस वजह से आती है बिकॉज यू टेंड टू ओवर थिंक, रात रात चली जाती है, ख्याल खत्म नहीं होते। यू आर बाउंड टू डू दैट, क्योंकि तुम्हारे डाटा इनपुट्स बहुत ज्यादा है। अगर आप दिन का आधा घंटा, हाफ आवर से 45 मिनट्स, इफ यू हैव अ प्रॉपर जॉगिंग या सूर्य नमस्कार या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें दिन में एक बार स्वेट आउट करे, इफ यू जस्ट डू दैट, तुम्हारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली मैच होंगे और तुम्हारी ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्यों? रीजन इज फूड जो तुमने दिन भर में कंज्यूम किया है उससे नियर टू 2500 कैलोरीज की एनर्जी बनती है। बॉडी रिक्वायर्स 1600 कैलोरीज पर डे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और बॉडी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही है तो ओवर जो 1000 कैलोरीज आप फूड से सिक्रीट करते हो वो सबके सिर्फ बॉडी माइंड की तरफ डाइवर्ट करती है, अगर ये प्रॉपरली यूटिलाइज ना हो। Whenever these 1000 calories are diverted towards mind, तो माइंड का काम क्या है? सोचना। So mind keeps on thinking, an unstoppable machine types। और इस वजह से होता यह है कि it leads to पहले ओवर थिंकिंग, then it leads to anxiety, then it leads to depression, and then it becomes a cycle जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। So if you just do this, चलो मॉर्निंग में आपको लेजी फील हो रहा है, आप दिन भर पढ़ाई कीजिए, रात को सोने के पहले या रात शाम को आप 45 मिनट्स का जॉगिंग करके आइए। ऐसी कोई भी चीज जिसमें दिन में एक बार स्वेट आउट हो। स्वेट आउट मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम टी शर्ट निचोड़ने की जरूरत पड़े, नॉर्मल स्वेटिंग आउट, कि यू शुड फील अ ब्रेथ। इफ यू डू दैट, तो आपको सर पर ये 45 मिनट में पढ़ाई में लगाओ तो मार्क माई वर्ड्स, इफ यू डू दैट फॉर 45 मिनट्स, आपका 2 घंटे से वैसी इफिशियंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि दिमाग सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर ही नहीं रहा है। जो दिमाग जो दिन भर ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है वो आपको कैसा डायरेक्शन लेस कर सकता है? आपका 2 घंटे तक इफिशियंसी बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा इफेक्ट आने में 4-5 दिन लगेंगे। यू डू इट फॉर 1 वीक, नेक्स्ट वीक से आपका इफिशियंसी आप खुद टेस्ट कर लेना। टॉप अप विद 10-15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। यूट्यूब पे मेरे मेडिटेशन के कुछ वीडियोस है, मॉर्निंग इवनिंग एक बार 2 बार करके देखे। तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, बुक के सामने बैठने के बाद में पढ़ाई ना होना वाले जो प्रॉब्लम है ना, वो एक झटके में गायब हो जाएंगे। यू जस्ट डू इट फॉर 1 वीक। ये 4 चीजें अगर आप करते हो, रॉ डाइट 70-80%,
2 times a shower, 30 to 45 minutes exercise, even during exam. अगर आप ये करते हो and 10 to 15 minutes of meditation every day, mark my words, within 2 weeks you will be at your utmost efficiency in your entire life. इतना efficiently आपने शायद कभी काम भी नहीं किया होगा. और ये बोल नहीं रहा, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो मैंने किया है मैं उन चीजों को बोल रहा हूं. आई वॉज ऑलवेज अ नाइट आउल. मैं रात को 3-3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ता था. पहले तो ये भी जानिए कि आप अर्ली बर्ड हो या आप नाइट आउल हो. अगर आप अर्ली बर्ड हो तो रात को 9 साढ़े 9 सो जाने का, 6:30 बजे खाना खाने का, रात को 9:30 बजे सो जाने का, सवेरे 3:30 बजे उठने का. इफ यू आर अर्ली बर्ड. इफ यू आर नाइट आउल, रात को 3-3 साढ़े 3 तक जागो. मैं जागता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था. एनीवेज यू आर एक्सरसाइजिंग, डूइंग मेडिटेशन, तो आपके बॉडी को कोई डैमेज नहीं हो सकता. अगर आप एक्सरसाइज मेडिटेशन ठीक से कर रहे हो तो बॉडी डैमेज का सवाल ही पैदा नहीं होगा. अगर आप नाइट आउल जैसे जागते हो तो 3 साढ़े 3 बजे तक जागो, सवेरे उठो 9:30-10 बजे, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि एक आपको वो पैच होना जरूरी है जब दुनिया शांत है और तुम पढ़ रहे हो. पूरी दुनिया शांत है, सिर्फ तुम ही जाग रहे हो. दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट टाइम ऑफ योर लाइफ. मेरी मैक्सिमम पढ़ाई रात को जाग के ही हुई है. सवेरे मैं 9:30 बजे उठता था, 10:30-11 बजे तक मैं रीडिंग रूम पे चल जाता था, 1 बजे तक पढ़ता था, 1 बजे से 2 बजे तक खाना खाता था, 2 बजे से वापस पढ़ता था 5:30-6 बजे तक के. 5:30-6 बजे दोस्तों के साथ चाय पानी वगैरह के लिए चले गए. 5:30 के बाद वापस आ गए. 6 साढ़े 6-7 बजे हम एक तो क्रिकेट खेल लेते थे आधे पौन घंटे तक के दोस्तों के साथ फॉर एक्सरसाइज. नहीं तो हम किधर तो भी घूमने निकल जाते थे, जॉगिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए. वापस आते थे 45 मिनट्स के बाद, खाना वाना खाते थे, वापस रीडिंग रूम पे बैठ जाते थे. 9:30 बजे हम 8:30-9 बजे हम रीडिंग रूम पे बैठ गए तो वो एक एट अ स्ट्रेच रात को 2-3 बजे तक चलने वाला पैच होता था, जब दुनिया पूरी शांत होती थी और इफिशिएंसी लेवल मैक्स होता था. इफ यू जस्ट डू दिस, आपका वो वाला पीरियड अगर आपने निकाल लिया तो याद रखिएगा इसका एफिशिएंसी स्ट्रांग है. सर मैं सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक ही पढ़ सकता हूं, ना नाइट आउल हूं ना अर्ली बर्ड हूं. देन फॉर यू द इफिशिएंट पीरियड शुड बी अर्ली मॉर्निंग के 2-3 घंटा, आफ्टरनून का 1-2 घंटा, रात का 1-2 घंटा. फिर आपका वो पीरियड जरूर मिलेगा पर वो 3-4 पैचेस में मिलेगा. ऐसा नहीं है कि पीरियड नहीं मिलेगा, मिलेगा. सवेरे 6 से 8 का समय वैसे भी दुनिया थोड़ी शांति रहती है, दोपहर का समय दुनिया शांत रहती है, रात को सोने के पहले दुनिया शांत रहती है, तो पैचेस में पकड़ लो. जो अर्ली बर्ड है सवेरे 4 बजे से लेकर स्ट्रेट अवे 8 बजे तक का समय पकड़ लो. जो नाइट आउल है रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय पकड़ लो. यू जस्ट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. ठीक है. वंस यू गेट इट एंड वंस यू फॉलो दीज 4 सिंगल रूल्स, 70-80% रॉ डाइट, 2 बार नहाना, 1 बार एक्सरसाइज एंड 10-15 मिनट मेडिटेशन, आपकी इफिशिएंसी चलनी है. मतलब चलनी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं पढ़ाई करने से होती है, बट पढ़ाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट ये बॉडी है. एंड पढ़ाई करने वाला डिवाइस अगर ये बॉडी है तो आप, सिंपल सी बात है, तुमको कहीं रोड ट्रिप पे जाना है तो सबसे पहली चीज क्या करोगे, गाड़ी को तैयार करोगे, गाड़ी की सर्विसिंग कराओगे, टायर चेक कराओगे, घसे हुए टायर उसको ठीक कराओगे. बोलो हाँ है ना. फ्यूल अच्छा डलवाओगे गाड़ी में, बिना कचरे वाला, शेल वगैरह पेट्रोल पंप से अच्छा वाले क्वालिटी का. बोलो हाँ है ना. और उसके बाद में गाड़ी के अंदर सब रिसोर्सेज जमा कर लोगे, खाने पीने के सामान जो लग सकते हैं रोड ट्रिप में, स्टेपनी वेपनी चेक करोगे. बोलो हाँ है ना. फिर रोड ट्रिप पे निकलोगे. तो मुझे एक बार बताओ, तुम्हारा पढ़ाई करने के लिए गाड़ी कौन सा है, ये बॉडी. आप इसको प्रिपेयर्ड रखो तो आपको कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि बताओ और मैं क्या पढ़ सकता हूँ, 1-2 घंटा तो मैं और स्ट्रेच कर लूंगा. अभी जो तुम बोलते हो ना 1-2 घंटा पहले खत्म कर लूंगा, इट शुड बी रिवर्स, कि 1-2 घंटा में ज्यादा कर लूंगा, मेरे को सिर्फ बता कैसे करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. जिस दिन ये आ जाए उस दिन समझना कि अपनी कैटेगरी काम कर रही है. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं. जोर से बोलो यस और नो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो 45 मिनट्स का पीरियड है फिजिकल एक्टिविटी वाला, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आपके हॉबी के साथ भी. जैसे तुमको गेम्स खेलना पसंद है वो खेलो, तुम्हें डांसिंग पसंद है डांसिंग करो, पर इट शुड बी समथिंग विच इज फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है. सर मेरा हॉबी है सर बैठ के गाना गाना, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा. डांस करना फाइन, साइकिलिंग करना फाइन, क्रिकेट खेलना फाइन, कोई भी चीज जिसमें फिजिकल एग्जॉशन हो. ठीक है. ये चीज को याद रखिएगा. आइडिया क्लियर है सबको. चलो गुड. आज मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, बिट ऑफ अर्ली. कल अपन मॉर्निंग सेशन, उसके लिए वेट करना. वी आर गोइंग फॉर आंसर राइटिंग. जो ब्रिज बैच का अभी का सेशन है 3 दिन का, उसके लिए
एम्प्टी सर ग्रुप के अंदर मैसेज डालेंगे पूरा शेड्यूल सेट करके. इज इट वेरी क्लियर गाइस? चलो आज के लिए काफी कर सॉल्व फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू.